नमस्कार दोस्तों। वैसे तो टाइटल पढ़ करके अब तक आप समझ चुके होंगे कि आज किस विषय पर मैं आप सबसे चर्चा करने लगा हूं। आप सब जानते हैं आज विश्व जो है किस दौर से गुजर रहा है। कोविड-19 या कोरोना वायरस आज एक काल के रूप में पूरे विश्व पर छाया हुआ है। महामारी आज कोई नई नहीं आई। यदि आप इतिहास उठाकर देखेंगे या आप यदि गूगल करेंगे तो आपको ऐसी अनेकों महामारियों का विवरण गूगल पर मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ पेंडेमिक्स। सबसे पहली जो रिकॉर्डेड महामारी आई 165 सन 165, फिर उसके बाद 561 562 में वैश्विक महामारी आई और इसके बाद न जाने अनगिनत कितनी ही महामारियां आई और चली गईं। मानव जाति को एक बहुत बड़ा नुकसान दे करके और एक नई सीख दे करके गई। पेंडेमिक का विषय ही क्यों? क्योंकि इस विषय पर अभी तक कोई भी ठोस वीडियो ज्योतिष की नज़र में और प्रमाणित तथ्यों के साथ अब तक मुझे नहीं मिला। तो मुझे लगा कि इस दिशा में क्यों ना पहल की जाए। ठोस तथ्यों के साथ, प्रमाणित तथ्यों के साथ इस विषय पर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और पूरे विवरण के साथ क्या वजह है, महामारी क्यों फैलती है, कब कब महामारी फैली, इसके बारे में पूरे प्रमाणों के साथ आपसे चर्चा करूंगा। तो जो भी मेरे मित्र आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं उनसे गुजारिश है कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये चर्चा पेंडेमिक यानी महामारी के ऊपर। महामारी की हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण है? दोस्तों, कोई भी महामारी जब भी वो आई रहस्यमयी तरीके से आई और कुछ दिनों के लिए नहीं आई, कुछ महीनों के लिए नहीं आई, बल्कि कई कई सालों के लिए, कई कई साल तक उस महामारी का जो असर है वो मानव जाति को झेलना पड़ा। इसीलिए इसे महामारी का नाम दिया गया और इतने व्यापक स्तर पर, इतने वैश्विक स्तर पर ये महामारियां फैली कि कई कई देशों की, कई कई मुल्कों की 40-50% आबादी तक ये महामारियां लील गई। सबसे पहली जो वैश्विक महामारी आई एंटोनाइन प्लाग, ये रोम में बल्कि पूरे यूरोपीय देशों में फैला। सन 165 से लेकर 166, 167 कई सालों तक इसका प्रभाव जो है मानव जाति को झेलना पड़ा और किसी भी महामारी के पीछे जो तथ्य मुझे हासिल हुए मेरी रिसर्च के जरिए वो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
देखिए, अभी तक ज्योतिष शास्त्र में केवल 7 ग्रहों और 2 छाया ग्रहों का ही विवरण हमें प्राप्त है। और जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य जो हैं वो 1 महीना एक राशि में संचार करते हैं, चंद्रमा 2 सवा 2 दिन एक राशि में संचार करते हैं, मंगल बुध एवं शुक्र लगभग 1 से सवा 1.5 महीना एक राशि में संचार करते हैं, राहु केतु और बृहस्पति लगभग साल सवा साल एक राशि में संचार करते हैं। इसी तरह शनि जो हैं 2.5 साल के लिए एक राशि में संचार करते हैं। ये समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अंदाजन यही समय है इनके संचार करने का। लेकिन महामारी जो है ये तो कई दफा कई सालों तक, बल्कि जो फर्स्ट प्लेग जो आया था, जो पहली दफा प्लेग की महामारी फैली थी, वो आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि लगभग 100 सालों तक उस महामारी का असर रहा। तो ये कैसे संभव है? कैसे ये संभव है कि जो ग्रह एक राशि में 2 से 2.5 साल 3 साल से अधिक नहीं रहता, या कोई ग्रह साल सवा साल रहता है, कोई 1 महीना 2 महीने रहता है, तो कोई महामारी जो है वो इतने सालों तक कैसे संभव है? ज़रूर इसके पीछे कुछ और वजह होनी चाहिए, और वो वजह है वो रहस्यमयी ग्रह जिनका हमें नाम तो मालूम है, जिनकी खोज ज़रूर बाद में की गई, लेकिन वो रहस्यमयी ग्रह एक राशि में कम से कम 5 साल 10 साल 15 साल तक रहते हैं। और उन रहस्यमयी ग्रहों का नाम है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। जहां तक मुझे मालूम है, यूरेनस को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं, और नेपच्यून और प्लूटो तो यूरेनस से भी आगे हैं। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, जितने भी आजकल के नए सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें भी आपको इनकी गणना मिल जाएगी। और जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, यदि आप उनको पीछे लेके जाएंगे तो वो गणनाओं के आधार पर, ग्रहों की गति के आधार पर आपको पीछे की गणना भी करके दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहली जो वैश्विक महामारी फैली, एंटोनाइन प्लाग, यूरोप में ये महामारी सबसे पहले फैली थी। कोस्टल प्रदेशों में, यानी तटीय प्रदेशों में ये महामारी फैली। समुद्र के रास्ते उस समय व्यापार हुआ करते थे, लोग समुद्र के रास्ते आया जाया करते थे, और मेडिटेरियन सी ये मुख्य केंद्र बिंदु, इसके चारों तरफ जो तटीय प्रदेश थे वहाँ ये महामारी फैली। 165 ईस्वी, हालांकि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो 1700 साल से पहले की गणना नहीं देते, लेकिन कुछ एक सॉफ्टवेयर हैं जो आपको उससे पहले की गणना देने में सक्षम हैं। तो यदि आप उन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए गणना करेंगे तो ग्रहों की गति के आधार पर आप पीछे तक भी जा कर के ग्रहों की गणना से सही ना सही, लेकिन अंदाज़न आप उनका पता कर सकते हैं। और वैसे भी जैसा कि मैं बता चुका हूं कि यूरेनस ही केवल 84 वर्ष लेते हैं पूरी एक परिक्रमा करने में, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी जो 2 अन्य ग्रह हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, उनको तो इससे भी अधिक समय लगता है एक सूर्य की एक सौर परिक्रमा करने में। तो मुद्दे की बात करते हैं। 165 ईस्वी में जब ये प्लेग फैला, उस समय जो ग्रहों की चाल थी, मेरे पास उस समय जो ग्रहों की चाल आई सॉफ्टवेयर के मुताबिक, प्लूटो उस समय वृषभ राशि में थे, वक्र अवस्था में, केतु कन्या राशि में, नेपच्यून वृश्चिक राशि में थे,
शनि मकर राशि में और यूरेनस राहु के साथ मीन राशि में थे। उस समय इन 5 ग्रहों की, माफ कीजिए, इन 6 ग्रहों की गणना के मुताबिक नेपच्यून और प्लूटो में परस्पर दृष्टि संबंध था, क्योंकि प्लूटो वृषभ राशि में और नेपच्यून जो थे वो वृश्चिक राशि में, इनमें परस्पर दृष्टि संबंध था। शनि जो है तृतीय दृष्टि से यूरेनस पर अपनी नज़र गाड़े हुए थे और यूरेनस राहु के साथ मीन राशि में थे। जो इस रिसर्च के माध्यम से मैंने अध्ययन किया उसमें यही पाया कि जब जब महामारी फैली वैश्विक स्तर पर, मैं विश्व स्तर की महामारी की बात कर रहा हूं जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसमें जो नुकसान हुआ वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में नुकसान हुआ जान माल का, उसमें जो एक कॉमन चीज मैंने पाई वो ये कि जब भी यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का इनका परस्पर संबंध बनेगा कैसे भी दृष्टि या युति द्वारा, और शनि राहु केतु का भी इनके साथ दृष्टि या युति द्वारा संबंध बनेगा, तब तब विश्व पे ये संकट गहराया है, तब तब वैश्विक स्तर पर ये महामारी फैली है। और इसके बाद जो अगली जन्मपत्री बनाई सन 166 की, उस समय भी यही ग्रहचाल थी। प्लूटो वक्र अवस्था में थे, वृषभ राशि में थे, और तब तक केतु सिंह राशि में और राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन नेपच्यून अभी भी वृश्चिक राशि में, शनि मकर राशि में और यूरेनस मीन राशि में थे। इस बार जो दृष्टि संबंध बना वो प्लूटो और नेपच्यून का दृष्टि संबंध यथावत था। उसके पश्चात शनि की तृतीय दृष्टि रही यूरेनस के ऊपर, तो यहां पर भी यूरेनस नेपच्यून प्लूटो और शनि का परस्पर दृष्टि संबंध महामारी को दर्शाता है। इसके बाद भी अगले सालों की जो जन्म पत्रियां बनी उनमें भी यही योग पाया गया। इसके बाद फर्स्ट प्लाग ऑफ जस्टिनियन यानी पहली महामारी, जिसका रिकॉर्ड आपको गूगल पर मिल जाएगा, सन 541 में फैली और इसमें लगभग 100 मिलियन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एंटोनाइन प्लाग में लगभग 10 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि फर्स्ट प्लाग ऑफ जस्टिनियन इसमें 100 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई और ये महामारी फैली थी मैक्सिको में और यूरोपीय देशों में, साउथ ईस्ट एशिया में। इस दौरान भी यूरेनस कन्या राशि में, नेपच्यून मीन राशि में। यूरेनस और नेपच्यून का एक बार फिर समसप्तक योग यानी परस्पर दृष्टि संबंध, और शनि तुला राशि में, प्लूटो मकर राशि में। यहां पर शनि का केंद्रीय प्रभाव, जिसे स्क्वायर एस्पेक्ट के नाम से जाना जाता है, शनि का केंद्रीय प्रभाव था पूरी तरह से प्लूटो के ऊपर। यूरेनस वक्र अवस्था में थे। इसके बाद सन 542 में भी यूरेनस कन्या राशि में वक्र अवस्था में, नेपच्यून मीन राशि में, दोनों में परस्पर दृष्टि संबंध। शनि राशि परिवर्तन करके अब वृश्चिक राशि में पहुंच चुके थे और तृतीय दृष्टि से प्लूटो के ऊपर नजर जमाए बैठे थे। यहां पर एक बार फिर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का और शनि का परस्पर दृष्टि संबंध बनता हुआ। दूसरी दफा प्लेग फैला सन 1346 में। इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है और इस महामारी में 200 मिलियन लोगों ने जान गंवाई। राहु 1 जनवरी सन 1346 में राहु कन्या राशि में थे। नेपच्यून मकर राशि में राहु की दृष्टि में है और यूरेनस मेष राशि में। नेपच्यून और यूरेनस में स्क्वायर एस्पेक्ट है। शनि कुंभ राशि से यूरेनस पर दृष्टि जमाए हुए
और प्लूटो और केतु मीन राशि में। यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का शनि के साथ साथ अब राहु केतु से भी संबंध बनता हुआ और जान माल का नुकसान भी बहुत बड़े स्तर पर हुआ। 200 मिलियन दोस्तों कम नहीं होता, 200 मिलियन लोगों ने इस वैश्विक महामारी में अपनी जान गंवाई। 1 जनवरी 1347 को राहु सिंह राशि में, नेपच्यून अभी भी मकर राशि में थे, यूरेनस मेष राशि में। नेपच्यून ने स्क्वायर एस्पेक्ट जमाई हुई है यूरेनस पर। शनि और केतु दोनों ही कुंभ राशि में, यूरेनस पर तृतीय दृष्टि, और प्लूटो मीन राशि में है। तो यहाँ पर एक बार फिर से यूरेनस के ऊपर शनि की दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, और नेपच्यून और यूरेनस में भी स्क्वायर एस्पेक्ट बनते हुए। इसके बाद भी जितने सालों की आप कुंडली बना करके देखेंगे, आपको इन सभी ग्रहों में सन 1348, 1349, यहाँ तक कि इसके आगे 1350, 1351, 1352 और 1353 में भी इन सब में, यानी यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो में शनि, राहु और केतु का परस्पर दृष्टि व युति संबंध बनता हुआ। 1350 में यूरेनस और प्लूटो मेष राशि में और नेपच्यून मकर राशि में स्क्वायर एस्पेक्ट बनाए हुए। इसके बाद 1351 में शनि और यूरेनस दोनों ही मेष राशि में थे और साथ में प्लूटो भी मेष राशि में थे। इसके बाद 1352 में यूरेनस, प्लूटो और शनि मेष राशि में। 1353 में भी मेष राशि में प्लूटो और राहु। शनि और यूरेनस अब राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जा चुके थे और नेपच्यून के ऊपर भी शनि की दशम दृष्टि थी। तो यहाँ पर भी एक बार फिर से यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का शनि, राहु, केतु से संबंध जो है बनता हुआ। सन 1520 में मैक्सिको में एक ज़बरदस्त वैश्विक महामारी फैली जिसमें लगभग 8 मिलियन मौतें हुई, जो कि मैक्सिको की 40% आबादी थी और इसका नाम था स्मॉल पॉक्स। 1 जनवरी 1520 को जो कुंडली बनाई गई उसमें यूरेनस मेष राशि में वक्र अवस्था में, राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में, प्लूटो धनु राशि में है, शनि मकर राशि में, यूरेनस के ऊपर स्क्वायर एस्पेक्ट बनाए हुए हैं और नेपच्यून भी कुंभ राशि में है। तो यहाँ पर एक बार फिर से यूरेनस और शनि का परस्पर दृष्टि संबंध, हालांकि जान माल 8 मिलियन का नुकसान हुआ, 40% आबादी मैक्सिको की नष्ट हो गई। इसके बाद 1 जनवरी 1545 की कुंडली बनाई क्योंकि दोबारा से फिर मैक्सिको में कोको लिजली नाम की वैश्विक महामारी फैली जिसमें 15 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, जो कि मैक्सिको की 80% आबादी थी। और यहाँ पर जो ग्रहचाल बनी, नेपच्यून वक्र अवस्था में है, मेष राशि में है, केतु मिथुन राशि में, यूरेनस सिंह राशि में है, वक्र अवस्था में है, जिन पर राहु की दृष्टि है, यानी राहु, नेपच्यून और यूरेनस दोनों पर दृष्टि जमाए हुए हैं। और शनि की स्क्वायर एस्पेक्ट है प्लूटो के ऊपर, यानी शनि वृश्चिक राशि में और प्लूटो कुंभ राशि में, और स्क्वायर एस्पेक्ट दोनों में बनी हुई है। तो ये वैश्विक महामारी 15 मिलियन लोगों को अपने साथ ले गई। मैक्सिको में ही तीसरी महामारी आई, कोको लिजली। इसमें भी लगभग 2.5 मिलियन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 50% आबादी एक बार फिर से मैक्सिको की साफ हो गई। राहु मेष राशि में थे 1576 में। 1 जनवरी 1576 से 1580 तक की ये गणना की गई है। इसमें राहु जो हैं वो मेष राशि में, नेपच्यून मिथुन राशि में, शनि और नेपच्यून में परस्पर दृष्टि संबंध क्योंकि शनि धनु राशि में, और यूरेनस जो है मकर राशि में वक्र अवस्था में है। यहाँ पर केतु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है नेपच्यून के ऊपर। केतु यूरेनस के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट बनाए हुए हैं और यूरेनस मकर राशि में है। प्लूटो भी मीन राशि में है। राहु 1500
78 में राहु ने राशि परिवर्तन किया और मीन राशि में प्लूटो के साथ युति योग में चले गए। शनि ने 1579 में राशि परिवर्तन किया और यूरेनस के साथ मकर राशि में संयोग बनाया। तो ये वैश्विक महामारी भी लगभग 4-5 सालों तक चलती रही, जिसमें 2.5 मिलियन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और 50% मैक्सिको की आबादी जो है वो इस दौरान ख़त्म हो गई। इसके पश्चात तीसरा प्लेग यानी तीसरी वैश्विक स्तर पर जो महामारी फैली, जिसमें 12 मिलियन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, ये था जनवरी 1899। और ये महामारी चाइना से शुरू हुई। चाइना के बाद ये महामारी भारत में आ पहुंची। केवल भारत में ही 10 मिलियन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आंकड़े बताते हैं कि 12.5 मिलियन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसमें मुंबई, पुणे और कलकत्ता सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके थे। और इस गणना को भी आप यदि देखेंगे तो प्लूटो वक्र अवस्था में वृषभ राशि में है, शनि यूरेनस के साथ वृश्चिक राशि में है। तो शनि, यूरेनस और प्लूटो का परस्पर दृष्टि संबंध बना हुआ है। दूसरी तरफ नेपच्यून भी वक्र अवस्था में केतु के साथ हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर एक बार फिर से यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का परस्पर शनि और राहु केतु के साथ दृष्टि संबंध बनता हुआ और जान माल का नुकसान हुआ, महामारी फैली ज़बरदस्त तरीके से। इसके बाद दोस्तों सन 1918 में फरवरी में स्पेनिश फ्लू की शुरुआत हुई और अप्रैल 1920 तक इसका असर रहा। इसमें अनुमान है कि 100 मिलियन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ये स्पेनिश फ्लू जब आया, उस समय जो ग्रहचाल थी, फरवरी 1918 से लेकर 1920 तक जो ग्रहचाल थी, 1 फरवरी 1918 को केतु और प्लूटो मिथुन राशि में संचार कर रहे थे। प्लूटो वक्र अवस्था में थे। शनि और नेपच्यून कर्क राशि में संचार कर रहे थे और यूरेनस कुंभ राशि में, जिन पर केतु की दृष्टि भी थी। और फरवरी 1919 में जब राशि परिवर्तन हुए, केतु वृषभ राशि में रहे, प्लूटो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में, माफ कीजिए, केतु वृषभ राशि में चले गए, प्लूटो मिथुन राशि में ही रहे वक्र अवस्था में, नेपच्यून कर्क राशि में, शनि सिंह राशि में, और एक बार फिर यहाँ से कुंभ राशि में बैठे हुए यूरेनस के साथ शनि का दृष्टि संबंध और राहु की दृष्टि अब नेपच्यून पर थी। और यहाँ पे गौर करने वाली बात ये भी है कि प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस तीनों ही वक्र अवस्था में, जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में जाता है तो समयावधि और ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी चीज़ों को और ज़्यादा डिले करता है। यदि बीमारी फैलेगी तो लंबे समय तक फैलेगी। इसीलिए स्पेनिश फ्लू बेशक 2 से 2.5 सालों के लिए आया, लेकिन 100 मिलियन लोगों को अपने साथ ले गया। अब बात करते हैं कोविड-19 की, कोरोना वायरस। और इसके तो आंकड़े ही आप सबको गूगल पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। वैसे तो जितने ये आंकड़े मैंने बताए हैं, आप गूगल करेंगे आपको ये सभी आंकड़े वहाँ मिलेंगे। और कोविड-19 नवंबर 2019 में शुरू हुआ, चाइना से ये शुरू हुआ फैलना और अभी तक ये जारी है। 1 नवंबर 2019 की जो कुंडली बनाई गई, इसमें राहु मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं, शनि, केतु और प्लूटो ये तीनों ही धनु राशि में, नेपच्यून कुंभ राशि में है, वक्र अवस्था में है, शनि की दृष्टि में है, और यूरेनस मेष राशि पे है, मेष राशि में है, इन पर भी केतु की दृष्टि है। तो एक बार फिर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का शनि, राहु, केतु से दृष्टि या युति संबंध बनता हुआ 1 दिसंबर 2019 को स्थिति में कोई बदलाव नहीं, वही स्थिति रही ग्रहों की जो नवंबर में थी। 1 जनवरी 2020 को राहु मिथुन राशि में, यूरेनस वक्र अवस्था में मेष राशि में, शनि, केतु और प्लूटो धनु राशि में, तीनों का युति योग, शनि की दृष्टि नेपच्यून पर, नेपच्यून कुंभ राशि में। तो यहाँ भी जनवरी 2020 में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। इसके पश्चात फरवरी में भी सिवाय शनि के कोई खास परिवर्तन नहीं। 1 फरवरी 2020 को राहु मिथुन राशि में थे,
प्लूटो और केतु धनु राशि में, दोनों का युति योग। शनि मकर राशि में पहुंच चुके हैं। अब शनि का यूरेनस के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट बनता हुआ, और राहु की दृष्टि है नेपच्यून पर, कुंभ राशि में है नेपच्यून। केतु की दृष्टि है यूरेनस पर, पंचम दृष्टि। 1 मार्च 2020 को, यहां पे गौर कीजिएगा, 1 मार्च 2020 को यूरेनस मेष राशि, राहु मिथुन राशि, केतु धनु राशि, शनि और प्लूटो राशि परिवर्तन करके शनि के साथ मकर राशि में पहुंच गए हैं। यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि अब यहां पर सभी के सभी ग्रह राहु और केतु की गिरफ्त में आ चुके हैं। 1 मार्च की कुंडली आप बना लीजिए 2020 की, सभी ग्रह राहु केतु की गिरफ्त में आ गए। काल सर्प का निर्माण हो चुका था, यानी सभी ग्रह नागपाश में। और जैसे ही मार्च 22 आई, लॉकडाउन भारत में शुरू हो गया। 1 अप्रैल 2020 काल सर्प दोष बना हुआ है। राहु मिथुन राशि में, शनि और प्लूटो मकर राशि में है, यूरेनस मेष राशि में है, केतु धनु राशि में, नेपच्यून कुंभ राशि में है। यहाँ पर भी शनि और यूरेनस का प्लूटो के साथ युति संबंध है। शनि की स्क्वायर एस्पेक्ट है यूरेनस के ऊपर, केतु की भी यूरेनस के ऊपर पंचम दृष्टि है, राहु की नवम दृष्टि है नेपच्यून के ऊपर। 1 मई 2020 को कोई खास परिवर्तन नहीं, वही ग्रह स्थिति, काल सर्प बना हुआ है। 1 जून 2020 को कोई खास परिवर्तन नहीं, वही स्थिति है, कोई राशि परिवर्तित नहीं, केवल प्लूटो शनि ये सब वक्र अवस्था में आ गए। इसके बाद 1 जुलाई 2020 को भी कोई खास परिवर्तन नहीं, सिवाय इसके कि प्लूटो वक्र अवस्था में दोबारा फिर केतु के साथ धनु राशि में युति योग बना बैठे और महामारी जैसे तैसे बढ़ती गई, डेथ राइसिस होते गए। 1 अगस्त 2020 को काल सर्प दोष दोस्तों कैंसल हो रहा है, यानी काल सर्प दोष जो इस समय आकाश में बना हुआ है वो भंग हो जाएगा। हालांकि ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, एग्जैक्ट डेट आपको जंत्री से या ऑल्मनैक से पता लग जाएगी, लेकिन क्योंकि मैंने पहली तारीख ही ली है सभी गणनाओं के लिए, फिर भी मैं आपको बता दूं 16 जुलाई से सूर्य जो हैं वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और काल सर्प दोष भंग हो जाएगा। राहु मिथुन राशि में, यूरेनस जो हैं वो मेष राशि में, शनि मकर राशि में, स्क्वायर एस्पेक्ट है शनि की यूरेनस पर, केतु और प्लूटो धनु राशि में, नेपच्यून कुंभ राशि में। ये वक्र अवस्था में है, लेकिन यहाँ पे अच्छी खबर ये कि काल सर्प दोष भंग हो जाएगा। धीरे धीरे अब सभी ग्रह जो हैं वो नागपाश से बाहर आते हुए, आपने देखा कि मार्च महीने में काल सर्प दोष जब लगा तो चारों तरफ त्राही त्राही थी। 22 मार्च को भारत में लॉकडाउन घोषित कर दिया। उसके पश्चात जैसे जैसे ये काल सर्प दोष 16 जुलाई से काल सर्प दोष की जो पकड़ है वो ढीली पड़ती गई और आपके सामने ही है रिजल्ट्स। अब लॉकडाउन भी जो है वो धीरे धीरे सरकार जो है खोल रही है। सूर्य अगले महीने यानी 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बाकी सभी ग्रहों की स्थिति यथावत रहेगी। राहु मिथुन राशि में है, केतु प्लूटो के साथ धनु राशि में है, शनि मकर राशि में है, यूरेनस के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट बनाए हुए हैं और नेपच्यून अभी भी कुंभ राशि में है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर ये है कि सूर्य जो हैं वो स्वराशि में, एक तो काल सर्प दोष भंग होने को हो चुका है और दूसरा सूर्य सिंह राशि में, सूर्य धन्वंतरी हैं, सूर्य वैद्य हैं और बृहस्पति की दृष्टि भी है। हालांकि बृहस्पति अभी वक्र हैं, सितंबर माह तक बृहस्पति वक्र रहेंगे। सितंबर से जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे तो मैं आपको ये भरोसा दिला दूं कि कुछ ना कुछ कोरोना वायरस की कोई ना कोई मेडिसिन ज़रूर आएगी। हालांकि अभी कुछ मेडिसिन आ भी चुकी हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है आयुर्वेद में कुछ एक कंपनियों ने ये दावा किया है कि उन्होंने कोरोना की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए दवा बना ली है, लेकिन इसके अभी साक्ष्य नहीं है। ये तो खैर आयुष मंत्रालय ही जाने।
लेकिन फिर भी अच्छी खबर ये है कि जैसे ही सूर्य 16 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सितंबर महीने में जैसे ही बृहस्पति, शनि ये सब मार्गी अवस्था में आएंगे, काल सर्प पहले से भंग हो चुका है, सूर्य धन्वंतरी अपने स्वराशि में बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे, तो कोरोना की कोई ना कोई वैक्सीन या कोई ना कोई इससे लड़ने के लिए कोई ना कोई दवा जो है वो ज़रूर आ सकती है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, कोरोना कहीं जाने वाला नहीं, कोई भी बीमारी कहीं नहीं जाती, ये यहीं रहेगी और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। हालांकि अभी हाल ही में फरवरी में शनि जो है मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं, शनि मकर राशि में है और अभी अगली 2.5 साल के बाद शनि कुंभ राशि में जाएंगे, जहां पर शनि नेपच्यून के साथ एक बार फिर दोबारा से युति योग बनाएंगे और शनि की यूरेनस पर दृष्टि भी होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये महामारी अभी कहीं जाने वाली नहीं है, दोबारा फिर एक बार ये महामारी सर उठाएगी। जिस दिन शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, नेपच्यून के साथ युति योग बनाएंगे, यूरेनस पर दृष्टि करेंगे, तो ये महामारी दोबारा फिर अपना सर उठाएगी। लेकिन तब तक अच्छी खबर ये होगी कि हम लोगों को इस महामारी के साथ, इस बीमारी के साथ जीने की कला आ चुकी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही अनेकों वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।